का कहीं से भी देखोगे, चाइना का कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा देखोगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा देखोगे, तो वो आज से नहीं। एंड इवन द परसेंटेज ऑफ व्हाट चाइनीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड ग्लोबली, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग डाउन सिंस लास्ट 2 or 3 years। सो ये ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ हम अच्छा कर रहे हैं। चाइना 2-3 क्वार्टर से 2-3 साल से अच्छा नहीं कर रहा है, जिसका बेनिफिट बहुत देशों को मिल रहा है। इंडिया इज वन ऑफ देम। आई एम नॉट सेइंग कि सारे का सारा चाइना का इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। हमें वी आर जस्ट 2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट यार, इंडिया एज अ कंट्री। सो दैट 2% इफ इट गोज टू 5%, आई थिंक इट विल बी वेरी 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 बिग फॉर इंडिया। सो चाइना का इशू हो गया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं सारे के सारे। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है विवेक, पता क्या होता है कि जब इकॉनमी एक्सपेंड करने लग जाती है ना, जैसे मैंने बोला कि लास्ट 7-8-10 साल में ऑपरेशंस बहुत हो रहे थे, तो किसी भी कॉर्पोरेट के पास हिम्मत नहीं थी कैपेक्स करने की। तो एज आई सेड, देयर इज अ leveraging cycle which happened from 2008 to 2012. Correct. Then there's a deleveraging cycle which happened. Now at this point, trust me, the balance sheets, the banking, books are so strong, which it was not earlier. कुछ लोग ना जो भी बातें करते हैं एक डेटा के साथ करते हैं, और मुझे ना डेटा से अजब ही प्यार है। मुझे जब डेटा मिलता है ना, तो एक अलग ही मेरे अंदर में खुशी आ जाती है कि वाह वाह, ये जो बातें हो रही है इसमें डेटा कितना ज़्यादा है। रोटी, कपड़ा, मकान और डेटा, यही तो है जो हमको ड्राइव करता है और हमको अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने में हिम्मत करता है। कुछ लोगों के साथ मैंने फेस टू फेस पहले किया था ऑनलाइन, जिनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और अब मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उनके साथ में ऑफलाइन फेस टू फेस कर सकूँ, एक नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन कर सकूँ, एक फॉलो ऑन डिस्कशन कर सकूँ जो पार्ट 1 में उनके साथ किया है। तो मैंने कुछ वीक पहले एक रिकॉर्ड करके डाला था आलोक जैन जी का, ये मैं डाल रहा हूँ अब जिनके साथ कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। इनका जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस में पकड़ है वो भी डेटा ड्रिवन, ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है, मुझे अच्छा लगता है। उनसे जब बात करता हूँ तो कुछ न कुछ नया सीखता हूँ, और आज भी इस वीडियो में आप भी बहुत सीखने वाले हैं। तो आज के फेस टू फेस पार्ट 2 में आए हैं कलकत्ता वरिंदर बंसल। वेलकम टू कलकत्ता। थैंक यू। क्या बोलते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। सो गुड टू सी यू। अपन लोगों ने 2 साल पहले ऑनलाइन किया था, जून 2020 में। ये सर, कोविड का टाइम था। तो उस समय मैं आपको थैंक यू कम बोला था, तो मैं फिर से थैंक यू बोल रहा हूँ। बहुत ही गजब कंटेंट था वो। तो ऑफलाइन मौका मिला है तो कैसे छोड़ू उस मौका को। सो विल डू अ फॉलो ऑन डिस्कशन वेयर वी एंडेड। लुक फॉरवर्ड। दोस्तों, आपने अगर वो नहीं देखा होगा ना, तो आपने बहुत ज़बरदस्त कुछ मिस किया है, बिकॉज इट वॉज रियली गुड कंटेंट। उसका लिंक मैं यहाँ पर दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर उसको। 2 घंटे का वीडियो है और बहुत ही लेंथी और एग्जॉस्टिव लर्निंग कंटेंट है जो वरिंदर ने हम सबको दिया है। सो वरिंदर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू गॉट अ ग्रेट ऑफिस, huge team, and I'm sure great team as well. But thank you for hosting me. थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू इंटरेक्ट विथ यू। इतना नॉलेज है आपके अंदर में, तो कभी भी एक वीडियो से वो पूरी तरीके से आएगा नहीं। तो आई हैव टेकन अ कमिटमेंट फ्रॉम यू कि ये चलता रहेगा। हो सकता है हम लोग कुछ साल बाद फिर से करें नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5, बिकॉज मार्केट इज सो फुल ऑफ नॉलेज विच वी ऑल हैव टू। एग्री, ज्ञान का दरिया है। तो थोड़ा रिकैप करते हैं, ठीक है। पहला 5-10 मिनट ना इन्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में एक आपको जो ठीक लगे आप बताइएगा। फिर इस वीडियो में मैं चाहता हूँ ना, आप कुछ नया थीम पे बात करें कि क्या लग रहा है यहाँ से, क्या लग रहा है आपको। सो विवेक भाई, मैं इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैं लास्ट टाइम भी ये बोला था, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि देखो, इंडिया स्टोरी के बारे में मेरे ख्याल में किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है अभी। मैं प्रेजेंटेशन में कम जाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ। सी लुक, यू हैव टू थिंक लाइक द गवर्नमेंट इफ यू हैव टू रियली मेक मनी इन इंडिया। आई ऑलवेज से कि हर एक स्टेप जो गवर्नमेंट का होता है या किसी कंपनी का होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर आपने देखा हो कि लास्ट 7 या 10 साल से इंडिया का बैलेंस शीट बहुत ख़राब है। हर वक्त हर बजट में हम बात करते हैं कि यार फिजिकल डेफिसिट कभी $7 बिलियन है, कभी $8 बिलियन है। हमेशा हम
3.5, 4, 5% फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी की बात करते हैं और वो कांस्टेंट रहा है, वो आज से नहीं कांस्टेंट रहा है। उसके कारण, उसके पीछे कारण है, मगर यू थिंक योरसेल्फ एज अ गवर्नमेंट, आपको इनकम आता है, आपका एक्सपेंडिचर होता है। आपका जो इनकम आता है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। खर्चा तो खर्चा है, हमारा इनकम बढ़ नहीं रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। हर साल हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि आप टैक्सेस कम करो, आप रोड्स नहीं बना रहे हो, आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो अच्छी तरह से, हर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ होता है, तो मांग बहुत है हमारी। बट अगर मैं एफएम हूँ, मैं सोचूंगा बॉस पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? और 7-8 साल से हो कह रहा है कि इस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और बिकॉज देयर हैव बीन मेनी थिंग्स इन द पास्ट, रेरा, जीएसटी, डिमॉन, एनबीएफसी क्राइसिस, कोविड, यूक्रेन एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब कुछ हो रहा है, उन्होंने भी हमें थोड़ा सा पीछे कर दिया है। तो गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि मुझे अभी इनकम बढ़ाना है। अभी इनकम कैसे बढ़ेगा? इनकम कैसे बढ़ेगा? इनकम बढ़ने का तरीका है कि या तो आपके डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े, बट हम देश से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, बट हम जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो 3% बोलते हैं, देन वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन, मगर हम कहीं भी उसके पास पे नहीं है। सो आपने देखा होगा 2-3 साल से गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि बॉस मुझे टैक्सेस नहीं बढ़ाने हैं। आपने कितना भी निर्मला सीतारमण जी को सुना होगा, शी इज़ वेरी वेरी क्लियर कि मुझे बेस बढ़ाना है। बिकॉज अगर आपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% कर दिया, देन यू आर बेटर ऑफ व्हाट यू आर अर्लियर। तो आप सोचिए, ये आधार हुआ, एनपीसीए का रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन मगर इतना बड़ा जो यूपीए एनपीसीए का रेवोल्यूशन हुआ, आई कांट इवन इमेजिन कि क्या हुआ। दे आर गेटिंग एवरीवन इनटू द गैम्पेट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से डेटाबेस में आता है, ताकि यहाँ से चोरी ना हो सके, लीकेजेस कम हो। इसीलिए जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो 3% होता था, आज बढ़ के 8, 9, 10% के आसपास हो गया है। 1 सेकेंड, अगर आप सोचिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रेरा, जीएसटी, डिमॉन किया, देन ये पीएलआई, मगर पीएलआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ने निछावर की है। देन ऑफ कोर्स मगर जिस तरीके से वो लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कॉर्पोरेट रेट टैक्स हमने 15% काटा, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन एशिया। जिस तरीके से है आत्मनिर्भर भारत में, कि आज से नहीं, हम कब से सुन रहे हैं कि ये हो रहा है। तो ये एक एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है गवर्नमेंट का, बिकॉज उनको पता है कि मुझे अपना बैलेंस शीट अच्छा करना है, मुझे इनकम बढ़ाने का है। आपने कभी देखा था, मगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग, मगर जो ऑलमोस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की उस सेक्टर में काम करती है, भाई किस तरीके से बांग्लादेश और वियतनाम इंडिया से आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया आगे? बिकॉज गवर्नमेंट ने फोकस किया नहीं उस पर कभी भी। अभी पीयूष गोयल जी लास्ट 6 महीने में उनमें एक अजीब सी आग लगी हुई है। तो एफटीए ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, यूए के साथ हो गया, अभी यूके और ईयू के साथ बात कर रहे हैं। ईच एंड एवरी मिनिस्टर इज टारगेटिंग कि किस तरीके से ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो सके, किस तरीके से ज़्यादा लोग इंडिया में आ सके। हमने कभी लास्ट 10 साल में सुना था कि आपने कभी आईफोन वाला बोलता है कि हाँ कि इंडिया में आके प्रोडक्शन करेगा। एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, विस्ट्रॉन हुआ, ऑल दीज गाइज आर एस्टेब्लिश्ड नाउ इन इंडिया। यहाँ से लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, डोमेस्टिकली कर रहे हैं, एमएनसीज अपना टेक्नोलॉजी शिफ्ट यहाँ पे कर रही है। एक्सपोर्ट मार्केट का इंडिया बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट आप गवर्नमेंट की तरह सोचिए, तो आई थिंक द बिगर पिक्चर इज वेरी क्लियर। द गवर्नमेंट नॉट नाउ, सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स वो सब स्टेप्स ले रही है, बिकॉज उनको खुद का बैलेंस शीट बड़ा करना है। अदरवाइज हमारा हाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, बिकॉज वी आर वेरी वेल ऑफ। बट स्टिल व्हाट हैपन्स कि अगर 5-10 साल हमने कुछ नहीं किया, मतलब दैट एटीट्यूड विल किल अस। वन थिंग। सेकेंड थिंग, एज आई सेड कि हमें सबको पता है कि इंडिया वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो वो 6 साल में बनेगा, 7 साल में बनेगा, 10 साल में बनेगा। कैगर ग्रोथ हमारा जीडीपी का 5% होगा, 6% होगा। बट आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लियर कि इट विल हैपन, राइट। मेरे ख्याल में उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो मैं इंडिया स्टोरी में कम जाऊंगा। अगर उसका महत्व क्या है, मतलब सिंपल नज़रिए से अगर बताऊं, आपका किसी भी डेवलपिंग नेशन का आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 1 होता है। तो आज अगर 300 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है, तो 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप है हमारा। अगर 500 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी हो जाता है, तो उस हिसाब से वी विल बी इन द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दैट विल मीन दैट द मार्केट कैप टू जीडीपी कैन गो टू एज हाई एज 1.2 ऑल्सो, विच इज स्टिल नाउ। तो मगर 600 लाख करोड़ अपना मार्केट कैप बन सकता है, जिसका मतलब है सिंपल भाषा में, अगर 50 साल में 300 लाख करोड़ बना, तो अगले साल में, अगले 10 साल में, 12 साल में 300 लाख करोड़ रुपया इस देश में मार्केट कैप से, स्टॉक मार्केट से बनेगा। एज ए सेड, कोई भी, मेरे ख्याल में किसी को भी वो क्वेश्चन मार्क्स नहीं है कि इंडिया में किस तरीके से होगा। नाउ अगर आपको पैसा कमाना है, बिकॉज ये शो उस पर फोकस करेगा और हम भी उस चीज़ पे फोकस करते हैं, तो आप चाहे वो टेक्निकल ट्रेड हो, चाहे ऑप्शंस में हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको आपका प्रोसेस बनाना है। यू हैव टू क्रिएट योर प्रोसेस।
ये इसने लिया, उसने लिया, ये हो जाएगा, ये स्टोरी में हो जाएगा, ये रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत 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 पैसा खराब करती हैं। स्टॉक से पैसा नहीं बनता, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, आपका एलोकेशन से आपको पैसा बनता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से एलोकेट किया है। कुछ लोग मैं देखता हूँ 50 स्टॉक्स रखे हुए हैं, कुछ ने 100 स्टॉक्स रखे हुए हैं, किसी को मालूम ही नहीं क्या स्टॉक लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है। मगर वो एक्साइटमेंट में कभी ये स्टॉक ले लेते हैं, कभी वो स्टॉक ले लेते हैं, उसमें वो स्टोरी हो जाएगा, उसमें वो स्टोरी हो जाएगा। सो एलोकेशन पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कुछ भी प्रोसेस है उसको फॉलो करो। अगर हम सोचेंगे हम जल्दी पैसा कमा जाएंगे, बहुत जल्दी पैसा कमा जाएंगे, वो नहीं होगा। आज 20 साल से अगर हम बात करते हैं तो विवेक भाई वो 10 लोगों की बात करते हैं। राकेश दमानी, राधा कृष्ण दमानी जी हुए, रमेश दमानी जी हुए, आरजे हुए, मधु, सुनील, क्यों 10 लोगों की बात करते हैं? वही नाम आते हैं ना कि हम जब से CNBC में हूँ तब उन्हीं को गेस्ट बुलाते हैं, वही आज है। क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो विकेट पे 20-20 साल रुक सकते हैं। आप 1-2 साल पैसा कमा जाओगे, बट वो आपका लक होगा, स्किल नहीं होगा। वो मार्केट भी देता है ना। मार्केट भी देता है। सो प्रोसेस बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलतियां कम कीजिए। ये गलतियां कम करोगे, पैसा अपने आप बन जाएगा। बरोबर। सब पूछते हैं क्या लेना है, मैं बोलता हूँ क्या नहीं लेना है। अगर आपका रिजेक्शन रेट बहुत अच्छा है तो आपको समझ आएगा कि आपने एक प्रोसेस बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर आपका फोकस हमेशा रहेगा कि यार कभी टीवी पे किसी ने कुछ बोला, कभी मेरे रात को शाम को बैठे थे, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, वो स्टॉक ले लिया, कर लिया, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। मैं आपको मुझे अभी भी याद है कहानी, लोग ना क्या करते हैं, कभी भी किसी स्टॉक में 30, 40, 50% बन जाता है, उसको बेच के बोलते हैं चलो और नया आइडिया ले लेते हैं। मुझे अभी भी राकेश जी की एक बात याद है, तो उन्होंने बोला था क्रिसल में, मगर ही सोल्ड क्रिसल टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर हिज सिस्टर, आई थिंक ही टोल्ड मी कि बॉस इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइन। 30 करोड़ उन्होंने बेचा था माल क्रिसल का, तो वो 700 करोड़ का माल हो गया था। ओहो। नाउ ही सेड ही कुड हैव सोल्ड सम अदर कचरा आइटम विच ही वाज हैविंग, बट क्रिसल बेचा तो ऐसा है कि यार विनर को कभी नहीं बेचो। क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि यार ये इसमें पैसा तो बना लिया तो इसको बेच देते हैं, तो वो सबसे बड़ा गलती होता है। इफ़ यू हैव टू मेक ह्यूज मनी तो वन यू हैव टू कीप ऑन राइडिंग द विनर्स, और एलोकेशन उसमें प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि यार 50% बन गया, 100% बन गया, मैं उसको बेच देता हूँ, फिर बेचने के बाद कुछ नीचे वाला स्टॉक ले लेता हूँ, वो सबसे बड़ा गलती है विवेक भाई। सो कैरिंग जो वहाँ से है, क्रिएट अ प्रोसेस, गलतियाँ कम कीजिए। जो भी आपके पास स्टॉक है, यू शुड हैव एन आंसर कि आपने उस स्टॉक को क्यों लिया। किसी दूसरे के पीछे पढ़ के अगर आप स्टॉक ले रहे हो, आपका लक होगा या मार्केट आपको देगा, बट आपका स्किल नहीं होगा। किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से पैसा आपका निकल ही जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। सो बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ शुरुआत करने से पहले, मगर मैं ये सारी बातें अपने आप को बार बार समझाता हूँ। तो जैसे गलतियाँ कम करो तो पैसा अपने आप बन जाएगा। मगर हम हमेशा सोचते हैं कि हम स्टॉक कौन सा लें जहाँ पे अपना पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मैं बोलता हूँ कि स्टॉक कौन सा नहीं लेना जहाँ से हम गलती से बच सकेंगे, बिकॉज वो छोटा छोटा कितना स्टॉक पोर्टफोलियो में हो जाता है किसी को मालूम चलता नहीं है, और वही पैसा लेके जाता है। क्यों और कितना लेना है, सब पूछते हैं क्या लेना है, बट क्यों लेना है। मगर अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई ये स्टॉक ले लो, आप सबसे पहले क्यों ले लो, दैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यों ले लो। हमेशा मैं बोलता हूँ नेवर मिक्स योर ड्रिंक्स। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए। कभी कभी स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होता है वो ट्रेडिंग स्टॉक बन जाता है, बिकॉज उसको जो 10-20-30% ऊपर गया उसको बेच देते हैं, और जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया होता है वो फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है कि चलो भैया अभी क्या करें, अभी नीचे आ गया स्टॉक तो इसको रखना ही रखना है। वन अनदर थिंग ना विवेक भाई, मैं देखा है कि ये पी जो है ना, पी देख के ना बहुत लोग बहुत स्टॉक्स लेते हैं। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। P&L इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट। हम हमेशा बोलते हैं कि कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट जो आपको कंपनी का सही रिफ्लेक्शन देता है कि क्या है क्या नहीं है। मगर सच्ची आप पोल करा लेना, आपके बहुत ऑडियंस है, कि आज कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, कोटक हुआ, SRF हुआ, डीवीस हुआ, कितने लोगों के पास है सर ये कंपनीज। लोग वो पी देख के ना ये 5 का पी है, 6 का पी है, 10 का पी है, वो स्टॉक लेते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि बॉस उन कंपनीज में बड़ा बनने के लिए क्या ऐसा चीज़ है जिससे उसका प्राइस अर्निंग रेशो 100 से ऊपर है या 50 से ऊपर है।
क्योंकि आज ABB सर मुझे याद है 400 करोड़ प्रॉफिट करता था, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप था कोविड के आसपास। आज 500 करोड़ का प्रॉफिट करता है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी आपने नहीं लिया तो आपने मिस कर दिया, बट पीपल विल से कि बहुत अच्छा ABB नहीं लिया तो ऐसा करता हूँ मैं, सॉर्ट आउट करता हूँ 52 वीक हाई से, जो स्टॉक नहीं चला हुआ ना उस सेक्टर में तो उसको मैं ले लेता हूँ, और क्योंकि उसका पी भी सस्ता है। आई थिंक दैट्स फुलिश ऑन एनीवन्स पार्ट टू थिंक अबाउट। हम लोग बहुत बुलिश है मैन्युफैक्चरिंग पे, तो हम लोग ये बियरिंग सेक्टर पे बहुत टाइम से बैठे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर टेस्ला SKF के साथ काम करता है, लास्ट पता नहीं 15-20 साल से काम करता है, तो आज क्या टेस्ला बोलेगा चलो ठीक है बिकॉज SKF का P 50 हो गया तो मैं उसको छोड़ के मैं NRB के साथ काम कर लेता हूँ। तो अच्छा कंपनी समझ के लीजिए, सस्ता सोच के मत लीजिए। एक मिनट खाली मैं डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पे कि जो भी स्टॉक या कुछ भी बातें हो रही है अभी ना, ये खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। अपना आंख बंद करके भैया पैसा मत डालिएगा स्टॉक में, है ना। नो सो आपके साथ हमेशा जब भी डिस्कशन होता है, आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से एक प्रोसेस बनाते हैं। तो प्लीज़ राइटली सेड डिस्क्लेमर, ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी ना सर, ये चीप जो होता है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, लोग समझते नहीं इस चीज़ को। ये मतलब मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे क्लाइंट से बात कर रहा था, तो हमने एक कंपनी बोला जिसका भाव कुछ मेरे ख्याल में 7,000 के आसपास था। तो मुझे वो बोलते हैं कि बॉस तू ये 7,000 का कंपनी बता रहा है, तो बेवकूफ़ हो गया, तो 7,000 का कंपनी को लेता भी है, किस तरीके से लेता है। तो मैं बोला सर उसका मार्केट कैप तो 12,000 करोड़ है यार। मिड कैप कंपनी 7,000 मार्केट प्राइस, 7,000 मार्केट प्राइस है, बट उसका मार्केट कैप जो है 12,000 करोड़ है। बोलता बट 7,000 का आइटम कौन लेता है? अरे मैंने बोला सर बाकी आप प्राइस पे क्यों जा रहे हो, आप मार्केट कैप देखिए। और मैं बोला आपको मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ, 35 से 40% कंपनी ग्रो करेगा, ये इसका 50% ROC आएगा। यू विल सी कि इन द नेक्स्ट 2 years ये कंपनी कुछ और ही बन जाएगा, 7,000 का 15,000 20,000 भी हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा। बोलते छोटा स्टॉक बता। मैंने बोला ठीक है फिर आइडिया ले लो। 9 रुपये में आइडिया मिलता है आपको। 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, 1.25 लाख करोड़ का उसका डेट है, तो 2.25 लाख करोड़ का आपका EV हो गया। सो ये सोच जो है ना, इट इज़ लाइक जो सस्ता सोच के लेते हैं ना, ये बहुत ही अलग चीज़ है। तो एज ए सेट, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि यार बट ये हम ज्ञान की बातें कितनी भी कर लें, हम कितना भी ये लोगों को समझा लें, द रियलिटी इज़ कि 95% लोग वही करेंगे जो उनको करना होता है। सबको पता है पतला होने के लिए वॉक कीजिए, जिम में जाइए, खाना कम खाइए, बट करता कौन है? ठीक है ना, जैसे फंडामेंटल कहते सब हैं बट चाहते सब मोमेंटम ही है। इंग्लिश गाना सब कहते हैं पर नाचते सब हिंदी गाने पे ही हैं। तो ये सब चीज़ें, सी दैट इज़ वाई वेरी 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 फ्यू पीपल इन इंडिया विल मेक मनी, एंड आई होप एंड प्रे कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझ जाएं तो आई थिंक हमारा बहुत वेल्थ बनेगा। कि अगर आप इस देश पे उतना बुलिश हो जितना आई थिंक हम लोग हैं, और अगर एक्चुअली हम लोग $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाते हैं, तो आई थिंक अगले 10 साल इस देश के लिए इतने बड़े होंगे जो लास्ट 70 साल भी नहीं हुए हैं। एंड इफ दैट इज़ अ थिंग, आई इमेजिन ना, आउट ऑफ दोस 250-300 लाख करोड़ जो मार्केट कैप बनेगा, उसमें से आप कितना पैसा कमा सकते हो? आप तभी कमा सकते हो अगर आप विकेट पे खड़े रहे, अगर आप तभी कमा सकते हो अगर आपने एक प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, आप तभी कमा सकते हो। क्योंकि अगर आपने वो छोटे स्टॉक्स करके आपने 50 स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया हुआ, अच्छा स्टॉक कभी पैसा लेके नहीं जाता विवेक भाई, कभी लेके नहीं जाता। वो हमेशा बुरा स्टॉक लेके जाता है, हमेशा टेंशन देके जाएगा, टाइम खराब करेगा, आपको कुछ पता नहीं होगा, फिर बिकॉज आपने किसी को बोला हुआ है तो आप उसको बार बार जस्टिफाई करते रहोगे बिकॉज आपका स्टॉक है। सो मैं ये जो बिलीफ एंड लर्निंग्स है, जैसे रिजेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेक्शन। हम सिलेक्शन बोलते हैं, मेरे ख्याल में रिजेक्शन, मतलब लर्न टू रिजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से कि फोकस ऑन डूइंग लेस मिस्टेक्स, गलतियां कम करो, पैसा अपने आप बनेगा। आई थिंक हम लोग बहुत कम लोग ना हिस्टोरिकल डेटा पे विश्वास करते हैं या देखते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि एक्सेल में फ्यूचर अर्निंग्स डालो, फ्यूचर अर्निंग्स कितना हो जाएगा वो करेंगे। आई थिंक अगर आप किसी कंपनी का 20-20 साल का ट्रेंड एक बार देख लेंगे ना, कि उसने अच्छे साइकिल में बुरे साइकिल में किस तरीके से किया, बैलेंस शीट को किस तरीके से रखा, मैनेजमेंट चेंजेस कितने हुए, सैनिटी है कि नहीं है मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, आई थिंक हिस्टोरिकल डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ फोकस कि हाँ भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर साइकिल अच्छा होता है तो उस हिसाब से कंपनीज ने क्या किया, वेदर दे आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट और नॉट। क्योंकि जब ये टेलीकॉम का बूम हुआ था, सो बस टेलीकॉम का बूम हुआ था, MTNL वॉज नो वेयर, एवरीथिंग वेंट टू भारती, और ठीक है कि अभी जियो, बट जब उस सबसे अच्छे टाइम में आपने कुछ नहीं किया, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आज मैं MTNL का स्टॉक लेके वो गवर्नमेंट कुछ भी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, दे विल नॉट बी एबल टू मूव नीडल।
सो पैसा ज़्यादा कमाना है कि जल्दी कमाना है, ये चॉइस इज योर्स। मगर आज आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, कि जल्दी के चक्कर में आप 2, 5, 10%, 20% कमा जाओगे, बट कैन यू बी इन द पार्ट जहाँ पे आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी हो सकता है। बिकॉज वी हैव सीन दिस, कंपनीज मेक 100 टाइम्स प्रॉफिट, मतलब पैसा स्टॉक्स में बनता है 100 गुना होता है, बट उस पर बैठना ही सबसे मुश्किल है। बिकॉज आपको लगेगा कि यार मेरा 2 गुना हो गया स्टॉक, उसको बेच देते हैं, फिर कोई और स्टॉक ले लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो नीचे वाला होता है कभी कोई बेचता नहीं है उसको। एंड द आइडिया हैज़ टू बी बॉस, जो लॉस में है और आपको पता है कि क्यों नहीं, मतलब आपको पता है कि यार ये फालतू का लिया है मैंने, एंड एवरीवन नोज दिस, इन हार्ट ऑफ अ हार्ट वी नो दिस कि बॉस ये गलती से ले लिया था, उसने बोल दिया था, बट अभी नीचे तो बेचेगा नहीं, बट साला प्रॉफिट वाला बेच देते। तो वो मत कीजिए, जितना जल्दी लॉस काटोगे उतना जल्दी आपका पैसा, you will protect your money and you will also grow money with the winners. Never ever sell winners just because एक क्वार्टर खराब आ गया या 2 क्वार्टर खराब आ गया, या आपको अगर कोई स्टोरी चेंज हो जाती है बड़ी तो अलग बात है, बट वैसे उस तरीके से मत बेचो। एक मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको बोला था, ये देखिए एक ना बहुत अच्छा चीज़ जो इंडिया में हुआ है लास्ट 7-8 साल में, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ कि इंडिया में जीएसटी हुआ, रेरा हुआ, डिमॉन हुआ, एनपीए क्लीन अप हुआ, ये सब चीज़ें हुई इंडिया में ना लास्ट 7-8 साल में। ऑपरेशन चल रहे हैं सारे के सारे, एंड कुछ हमारे डोमेस्टिक हुए, कुछ बाहर से भी आए, जैसे कोविड हुआ, यूक्रेन हुआ, सो बहुत चीज़ें चली हैं जिसके कारण ना इकॉनमी हैज़ नॉट बीन ग्रोइंग एट ऑल। आपने देखा होगा तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ 4-5% ही रह गया था, ठीक है ना। तो जितना हमने बहुत लेवरेज लिया था 2008 से लेके 2012-13 तक, देयर वाज ह्यूज लेवरेजिंग प्रोसेस इन एंटायर इंडिया विच टुक प्लेस। 2013 से लेके 2018, 19, 20 तक तो हमने डीलेवरेजिंग देखा पूरे का पूरा। सर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की, जब हम बोलते हैं ना कि यार इनको पी इतना क्यों मिलता, नहीं मिलता, हम हमेशा सोचते हैं कि किसी भी कंपनी का या सेक्टर का ग्रोथ कितना आएगा। आई थिंक एक जो फोकस करना चाहिए, ग्रोथ से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए सप्लाई साइड पे, कि उस चीज़ में कैपेसिटी जो इंडस्ट्री की है वो कितनी है। बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे 2 या 3 प्लेयर्स आज के टाइम पे 90% मार्केट शेयर ओन करते हैं, 2 या 3 प्लेयर। और वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको नया कैपेसिटी आना किसी नए प्लेयर से नामुमकिन है, वो डिसरप्शन नहीं हो सकता। सो आप सोचिए कि अगर बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑपरेशंस देर आर एटलीस्ट 50-60% जो मजबूत नहीं थी कंपनी, जिनकी बैलेंस शीट खराब थी, जिनके प्रमोटर्स अच्छे नहीं थे, वो सब साफ हो चुकी हैं। तो बच के 2-3 प्लेयर्स ही बच गए हैं हर एक इंडस्ट्री में। सो जब ग्रोथ आएगा विवेक भाई, उनको ही सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। आज केमिकल सेक्टर में क्या हुआ, हमने आधा टका चाइना से लिया, 0.5% we took away from China, that's all, and the market cap of the companies went up by 5-10 times, and who benefited? Only the few handful companies जो अलग अलग सेगमेंट में मौजूद हैं। तो ये जो सप्लाई साइड पे कंपनीज कम हो रही है ना, और सिर्फ अच्छी कंपनीज रह रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मगर आज मैं आपको बेरिंग का एग्जांपल देता हूँ। बेरिंग में आज ग्लोबली 65-70 साल से सिर्फ 3 ही कंपनीज हैं, 3 ही का, एसकेएफ, टिम्कन, शेफलर। 90% मार्केट उनके पास है। देन आप बोलोगे हाँ भाई 2, 5, 10 कंपनीज और होंगी, वो छोटी कंपनीज है, उनसे कुछ ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। बट आज अडानी जी हुए या अंबानी जी हुए या चाइना हुआ या कोई भी हुआ, दे कांट थिंक अबाउट कि मैं बिग बेरिंग कंपनी लगा लेता हूँ। सो उस आप प्रोडक्ट वाइज सोचिए, उस प्रोडक्ट को बनाना नामुमकिन होना चाहिए। आपका पैसा वहां लगना होना चाहिए जहां पे आप लोगे कि बॉस ये प्रोडक्ट दोबारा बन नहीं सकता, इसमें डिसरप्शन नहीं आ सकता, इसमें नया कैपेसिटी लगाने के लिए अगर कोई आता भी है तो 5-10 साल लग जाएंगे। एक नया क्लाइंट अगर किसी को जोड़ना है, उसको कम से कम 15 महीने से 18 महीने लगते हैं। सो द लॉन्जिविटी ऑफ द कंपनीज क्लाइंट्स इज सो ह्यूज। अगर आज कोई कंपनी वाला है, उसको 5-5 साल का ऑर्डर मिलता है। सो इंडिया में क्या हो गया है, सप्लाई साइड खत्म हो गया है बॉस। और इसलिए हम अगर बोलेंगे ना कि यार ये टाटा एलेक्सी क्यों चलता है, या ये एसकेएफ क्यों चलता है, या शेफलर क्यों चलता है, बॉस ये चलते ही रहेंगे। बिकॉज अगर आपको दिखता है कि इंडिया बड़ा बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग बड़ा बनेगा और ग्रोथ आता रहेगा, देन दीज कंपनीज विल कीप ऑन ग्रोइंग एट 25, 30, 35%। तो और देयर इज नो, इट्स अ स्केर्स नाउ, कुछ है ही नहीं है, देयर इज स्केर्सिटी वैल्यू नाउ विद दीज कंपनीज। सो वो बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। एक लास्ट जो अपने वीडियो हुआ था उसमें एक प्रोसेस जो आपने बताया था, इट वाज मोर बॉटम अप, कि आप स्क्रीनर्स रन कर रहे थे और उसमें से स्टॉक्स निकाले थे, मल्टीपल पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे थे, फिर उन
फिर आप सेक्टर का एक व्यू बना के उस पर इन्वेस्ट करते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि योर डिस्कशन इज़ मोर टॉप डाउन, कि इंडिया का आपने व्यू ले लिया विच इज़ 100% एक्यूरेट, फिर आप सेक्टर का व्यू पकड़ रहे हैं, शायद ब्रॉडर थीम कह रहे हैं, फिर आप उसमें से स्टॉक निकाल रहे हैं। तो अब ये दोनों आपने एक्सपीरियंस किया है, विच वन इज द बेटर अप्रोच? नहीं, सी आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सही उस टाइम पे मार्केट बहुत खराब था, आपको सब कुछ मिल रहा था सस्ता, ठीक है ना। आपको हीरो होंडा आपको 7 का 8 का पी पे मिलता था। तो उस टाइम पे आपको ये व्यू लेना ही नहीं था कि आपको सेक्टर में जाने का है, क्या जाने का है, या ब्रॉडर मैक्रो व्यू लेने का है। आपको व्यू लेना था कि बस कौन सा अपनी कंपनी अच्छा है जो 20% 25% ROC करेगा और मुझे 10 का पी से कम मिलता है। एंड देन यू कैन चूज ऑल्सो, आप चूज कर सकते थे कि चलो ठीक है, मेरे पास 50 कंपनीज का लिस्ट बन गया, 50 कंपनी से अभी मुझे कौन से सेक्टर में जाना है, विच आर द लीडर्स, फिर उसमें से मैं 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठ जाता हूँ। आपको याद होगा तब इंडियन होटल की बात करते थे। इंडियन होटल उस समय 70-80 रुपये का होता था। तो उस समय टाइम बहुत अलग था। आज की टाइम में अगर मैं आपको बोलूँ कि आज की टाइम पे अगर आप ये स्क्रीनिंग करते रहोगे ना, तो यू मे गेट सम आइडियाज। एंड आई विल टेल यू देयर आर मेनी कंपनीज अभी भी 20% ROC दिखेगा, 10 की पी से कम दिखेगा, बट अभी मार्केट उस टाइम से और इस टाइम पे बहुत मैच्योर हो चुका है। सो अच्छा चीज़ आपको सस्ता नहीं मिलेगा। नाउ यू हैव टू टेक अ बिगर कॉल कि अगर आपको बिगर थीसिस में जाना है, तो बिगर अपॉर्चुनिटीज में जाना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि बॉस ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। सो मैं आपको, चलो ठीक है, तो आई थिंक वन शुड बी वेरी अलर्ट एज एन इन्वेस्टर। एज ए सेट प्रोसेस आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए, बट टाइम के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको स्क्रीनिंग करनी है कि आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना है। आई थिंक अगर आपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ना ट्रेंड अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपका बहुत पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। यार 2004-2008 में मैं हमेशा कितनी बार बोलता हूँ, जब हवा भी बिकती थी तो यूनिटेक का मार्केट कैप 10 करोड़ से 1 लाख करोड़ गया था। मगर आपने तब वो कचरे से कचरा स्टॉक भी लिया होता ना, चाहे वो कौन था, हब टाउन था, या फिर ओमैक्स था, या जो कितने बंद भी होंगे कंपनीज, तो भी सब में आपका पैसा बना होता। ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास ये जो सबसे बड़ा ट्रेंड है, जो बड़ा कॉल है हमारा, जो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉल देश के लिए हो सकता है। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बहुत बड़ा कॉल है, और ये कोई ऐसा नहीं कि 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में चेंज होगा, बल्कि ये देश का पिवट है। मगर एक चेंज जो भारत में चेंज आ रहा है ना, ये देश को आगे लेके जा सकता है बहुत बड़ा। मगर हम 30 साल से यार विवेक भाई 15% ऑफ GDP पे अटके हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। 15% GDP पे 30 साल से अटके हुए हैं। कब देखा है हमने? आप खुद को सोचिए, 2 मिनट आप डोंट इवन लिसन टू मी, जस्ट थिंक अबाउट इट। हैव यू एवर हर्ड इन द ये जो गवर्नमेंट है या कंपनीज है, ये इतना काम मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम्स हुआ, लेबर रिफॉर्म्स हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स काटना हुआ, आईफोन, सैमसंग, विस्ट्रॉन, ये सारे के सारे बोलते हैं इंडिया में आएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सारे के सारे। कब देखा है सर? अगर ये चेंज हो गया ना, ये 30-40 साल बाद इतना बड़ा चेंज होगा दैट यू आर चेंजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर GDP। तो ये क्वांटम वाइज अगर डिफाइन करें, जैसे 15% अभी आप बोल रहे हैं, तो ये कितना हो सकता है इन परसेंटेज टर्म्स, और उसको क्वांटम क्या होगा वो? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आई थिंक एवरीवन जिससे भी हम बात करते तो ये बोलते हैं कि बहुत महंगा है, बिकॉज उनको लगता है कि हमने ये निकाल दिया, निकल गए, सारा कुछ स्टॉक्स चल पड़े हैं। एंड आई हैव सीन विद लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स एज वेल कि उनको कुछ स्टॉक आइडिया देते तो पहले सबसे पहले बोलता है कि यार अच्छा नीचे से कितना भागा हुआ है स्टॉक, कि वो 100 का 200 हो गया तो 100% भागा तो छोड़ दे इसको, कुछ और ले ले। बस पैसा तभी बनता है इफ़ यू बाय इनटू स्ट्रेंथ, इफ़ यू बाय इनटू वीकनेस पैसा नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको वो गिरा हुआ स्टॉक या 52 वीक हाई से गिरा हुआ स्टॉक वो लेने का है, सॉर्ट आउट करके ले लो, वो मत करो। So, let me tell you the big opportunity which we believe, as a disclaimer कि we are very biased, we own a lot of stocks, so we are very biased. So आप अपना प्लीज़ होमवर्क कर लीजिए अपने तरीके से, बट मेरे हिसाब से जो बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आपने बोला नंबर्स में समझाओ। आज इंडिया का मार्केट का आज इंडिया का GDP 300 लाख करोड़ है। अभी गवर्नमेंट अगर बोलती है कि मैं 500 लाख करोड़ तक पहुंच जाऊंगा, $5 ट्रिलियन इकॉनमी 6-7-8 साल में बन जाएगी, तो 500 लाख करोड़ का अगर मैं बोलूँ 20% हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। अच्छा। तो मैन्युफैक्चरिंग कुड बी 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे हिसाब से अगले 7-8 साल में या 10 साल में लगा लीजिए कैन ग्रो एटलीस्ट 2.5-3 टाइम्स। मगर इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर आपको एक नंबर याद रखना है तो कम से कम इंडिया में 50 से 60 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो GDP को ऐड कर सकता है। आप 50 लाख दिमाग में पकड़े चलो, और मैं आपको बताता हूँ ये 50 लाख क्यों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 50 लाख करोड़ अगर आप मानते हो कि यार ये तो स्टॉक्स चल चुके हैं, P एक्सपेंसिव है, ब्ला 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 ऑल दिस थिंग है,
मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि SRF सर 100 करोड़ का कैपेक्स करता था पहले, ठीक है, आज वो 3-3 हज़ार करोड़ का कैपेक्स करता है एनुअल, ठीक है, 3-3 हज़ार करोड़ का कैपेक्स करता है। लोगों को पता नहीं है कि जब वो कंपनी बड़ी बनती है ना, देखो व्हेन कंपनी इज स्मॉल ना दे फोकस ऑन ओनली वन एरिया, व्हेन कंपनीज ग्रो बिगर देन दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, कैपेक्स करेंगे, नई ज्योग्राफीज एक्सपेंड करेंगी, बट उनके पास पूरी कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट है। सो द साइज ऑफ द कैप गुड सेक्टर इन इंडिया इज नथिंग एट ऑल। इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ 50 लाख करोड़ गोइंग अहेड, 50 से 60 लाख करोड़ गोइंग अहेड, आज जो टोटल सेल्स है विवेक भाई, टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कैप गुड्स कंपनी इन इंडिया इज ओनली 2.35 लाख करोड़, ओनली 2.5 लाख करोड़, ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वलेंट टू व्हाट इट वाज इन 2019। सो किसी को लगता है अभी बहुत लोग बोलेंगे यार 1.5 लाख करोड़ का 2.25 लाख करोड़ तो सेल्स हो गया। अरे मैंने बोला अभी वो तो देखने का नजरिया है, एक्चुअली इट इज द सेम व्हाट इट वाज 4 years बैक। बट इससे भी जरूरी चीज है, सो अगर आपके पास 50 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है, लिस्टेड अनलिस्टेड, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर कंपनीज इनटू दिस एंड मेनी अदर एंटरप्राइज विल कम इनटू दिस, बट इन द लिस्टेड स्पेस मतलब ऑल कैप गुड कंपनी जितनी भी इंडिया में है 2.25 लाख करोड़ का सेल्स है दोस्तों। तो पोटेंशियल कितना बड़ा हो सकता है आगे जाके। तो मैं जैसे बोल रहा था कि 50 लाख करोड़ का अगर अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में, और हमारे हिसाब से ये बढ़ता ही जाएगा, बट अगर मैं वो भी मान के चलो अगले 8 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ठीक है, तो आज के टाइम पे इट्स sales is only 2.5 lakh crore, 2.35 lakh crore. So the opportunity for these companies to grow consistently, and as I said कि supply side पे there are only 2-3 players. बेरिंग में 3 लोग हैं यार विवेक भाई, ब्रेजेस में 2 लोग हैं, कार्बोरेंट ग्रैंडुल, ठीक है ना, पंप्स में 2 ही लोग हैं। So हर एक सब सेक्टर ऑफ कैप गुड्स you will only have 2 or 3 maximum players which are having 90% market share. But उससे अच्छा चीज क्या हुआ है यार, this is very very important which I always say कि check the gross block, check the gross block, check the gross block. आज अगर 2.25 लाख करोड़ का सेल्स है सर, 65 हज़ार करोड़ से जो 2017 का ग्रॉस ब्लॉक था, आज ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ ग्रॉस ब्लॉक हो गया इन कंपनीज का। दे आर स्मार्ट कंपनीज, एज आई सेड मगी, इन एवरी स्पेसिफिक सब सेगमेंट ऑफ कैप गुड्स you will only have 2 or 3 players and they are the smartest ones. बाकी आज बचे ही नहीं है कुछ ज़्यादा लोग उसमें। तो अगर वो लोग यार ऑलमोस्ट कितना ये 20-22 हज़ार करोड़ रुपया, 25 हज़ार करोड़ रुपया ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा रहे हैं लास्ट 5 साल में, दे आर थिंकिंग समथिंग ना दोस्त। 25 हज़ार करोड़ का अगर ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा है सेक्टर का लास्ट 5 साल में, यू शुड अंडरस्टैंड, एंड दे आर द वंस जो अपने घर से पैसा लगाते हैं, इन्होंने डेट नहीं लिया। द टोटल डेट of cap good sector is 13,000 crore दोस्त। Can you imagine? मगर इतना रिड्यूस हो गया, most of them are MNCs, सबके सब MNCs हैं, सबके सब MNCs हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा बाद में, बट मैं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो द अपॉर्चुनिटी साइज इज सो मैसिव, उसके सामने द एब्सोल्यूट सेल्स इज नथिंग, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस। What will happen going ahead is जब इनका ऑपरेटिंग लेवरेज आना चालू हो जाएगा। See, अभी तो we are in a very difficult world. Last 2, 3, 4 quarters have been very difficult because of all these inflation, interest rates, commodity prices, Russia, Ukraine and everything. Okay, once things stabilize, you will see these companies having huge operating leverage. जो margins आपको दिख रहे हैं यहाँ से margins 5% बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो आपको ROCs इनका 40% दिखेगा। So people forget one thing, सब P देखते हैं, बस ROCs देखो ना। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उस टाइम पे जब 2003 से 2008 का सबसे बड़ा साइकिल चला था विवेक, उस टाइम पे कंपनीज डिड आरओसीज ऑफ 40, 50, 60%। स्टिल द आरओसीज ऑफ दिस कंपनीज जो हम बात कर रहे हैं, इट्स लेस देन 20%। ओके, सो लेट आरओसीज एक्सपेंड। जब आरओसीज बढ़ेगा तो आपको देखोगे बॉस, तब लोग इनके पीछे आएंगे सारे के सारे। सो आई थिंक इसी को शायद पी एक्सपेंशन बोलते हैं। यस, पी एक्सपेंशन इज, देखो वही है, हर किसी को पता है स्टॉक में ग्रोथ कितना आएगा। अगर मैं किसी भी एनालिस्ट का रिपोर्ट निकाल लूँगा तो वो 50, 15%, 20% कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट चैलेंज इज़ कि जब आपके पास कोई ऐसा चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया आपने जहाँ पे आपको वो पी एक्सपेंशन का बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। आज एबीबी सीमेंट्स का पी 100 से ऊपर हो गया है। डज एनीवन क्वेश्चन? आज टाटा एलेक्सी का 100 से ज़्यादा पी हो गया। डज एनीवन क्वेश्चन? बिकॉज एज ए सेड देयर इज अ स्केर्सिटी वैल्यू विद दीज कंपनीज। ये कंपनीज दोबारा नहीं बन सकती हैं। सो उनको क्या है, उनको कोई लेता नहीं है, बट उनको लगता है कि यार नहीं यार ये तो बहुत महंगा, छोड़ना है इसको। बट वो एबीबी 3 गुना हो गया यार हमारे देखते देखते। ये वो दिख भी रहा है, आप देखिए इसका मार्केट कैप ग्रोथ देखिए। यस सर, अभी तो मैं वही बोला, इमेजिन अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 100 लाख करोड़ हो जाता है तो आप सोचिए। और आज भी आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड सेक्टर, सॉरी नॉट मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ निफ्टी
इट इज स्टिल 3%, जो एक्चुअली हाईएस्ट लेवल पे 7.5% होता था 2008 में। हाँ, तो अब कुछ भी नहीं है हम लोग तो. So, anyways, the point is that if you are playing capex cycle, I think there are lot of reasons for anyone to believe who has studied this sector very well that on ground a lot of things are changing. बाकी हमने examples दिए हुए हैं कि इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो रही है. सो इसमें ना गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो हो ही रहा है, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो रही है जो मैंने आपको बता दिया. दो और चीज़ें ज़रूरी हैं दैट चाइना एक्चुअली इज डूइंग वेरी वेरी बैड एंड दैट इज़ अ डेटा विच यू कैन सी. सो अगर आप डेटा कहीं से भी देखोगे, चाइना का कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा देखोगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा देखोगे, तो वो आज से नहीं. एंड इवन द परसेंटेज ऑफ व्हाट चाइनीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड ग्लोबली, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग डाउन सिंस लास्ट 2 or 3 years. सो ये ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ हम अच्छा कर रहे हैं. चाइना 2-3 क्वार्टर से 2-3 साल से अच्छा नहीं कर रहा, जिसका बेनिफिट बहुत देशों को मिल रहा है. इंडिया इज वन ऑफ देम. आई एम नॉट सेइंग कि सारे का सारा चाइना का इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा. हमें वी आर जस्ट 2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट यार, इंडिया एज अ कंट्री. सो दैट 2% इफ इट गोज टू 5%, आई थिंक इट विल बी वेरी 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 बिग फॉर इंडिया. सो चाइना का इशू हो गया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं सारे के सारे. एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है विवेक, पता क्या होता है कि जब इकॉनमी एक्सपैंड करने लग जाती है ना, जैसे मैंने बोला कि लास्ट 7-8-10 साल में ऑपरेशंस बहुत हो रहे थे, तो किसी भी कॉर्पोरेट के पास हिम्मत नहीं थी कैपेक्स करने की. तो एज आई सेड देयर इज अ लेवरेजिंग साइकिल व्हिच हैपेंड फ्रॉम 2008 to 2012. Correct. Then there's a deleveraging cycle which happened. Now at this point, trust me, the balance sheets, the banking, books are so strong, which it was not earlier. अगर उनकी बुक साफ हो गई ना सर, तो अभी क्या है कि अभी फिर वो लेवरेजिंग का साइकिल चालू हो गया है. अभी फिर आप देख रहे हो, अभी हमने अनाउंसमेंट्स निकाला था सबका, तो अनाउंसमेंट्स में 8 लाख करोड़ का 8 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट आया है. आई हैव नॉट इवन सीन कि कितने टाइम के बाद आया है. सो अभी सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, दे आर नाउ ऑल्सो गेटिंग रेडी कि बॉस धंधे में दोबारा पैसा लगाओ बड़ा. एक बात बताइए, ये जो पैसा कैपेक्स अनाउंसमेंट होता है, इसका पैसा इंटरनल एक्रूवल से तो खाली आता नहीं होगा? 100% नहीं आता ना, बैंक से आता है ना. बैंक से आता है, तो इसका मतलब बैंकिंग भी प्रॉक्सी प्ले हो गया. बहुत 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 स्ट्रांग होगा. मैं कि 4% अगर क्रेडिट ग्रोथ होता था बैंक्स का, आज मेरे ख्याल में 3 साल के बाद देखा है हमने कि हम 15% क्रेडिट ग्रोथ पे जा रहे हैं. यू सी नंबर्स फ्रॉम SBI, यू नंबर सी फ्रॉम कैनरा बैंक, यू सी नंबर्स फ्रॉम ICICI बैंक, कोटक एंड एवरीवन. उनका क्रेडिट ग्रोथ अभी डबल डिजिट्स में जा रहा है, सबका जा रहा है. सो येस, अगर मैन्युफैक्चरिंग कैप गुड्स सेक्टर एज ग्रो करेगा तो प्रॉक्सी हैज़ टू बी बैंक्स, बिकॉज पैसा तो वहीं से आएगा ना सारे का सारा. आप 8 लाख करोड़ सब इंटरनल एक्रूल से नहीं लेंगे, जैसे आपने सही बोला. बट मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हो रही है कि आपका जो NPA साइकिल है, NPA साइकिल जो है वो बहुत इंप्रूव हो चुका है. बैड एसेट साइकिल रिवर्सल हो चुका है सारे का सारा. सो इसलिए क्या है कि अगर आप कुछ प्लान भी बनाते हो, अगर आप सपोज करो यार, आप अभी कोई भी कंपनी का नाम लूँ, SKF का लूँ, कैनामेटल का लूँ, ZF का लूँ, अभी वो ऐसी कंपनी से उनके पास डेट है ही नहीं है. तो कल आज अगर वो सपोज करो 200 करोड़ का कैपेक्स करता है साल का, उसको लगे मेरे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बैंक उसको पैसा नहीं देगा विवेक भाई? वो 1000 करोड़ मांगेगा, उसको 1000 करोड़ मिल जाएगा. दे डोंट नीड. बट आई एम सेइंग कि हाँ भी अभी वन, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, दे आर ग्रोइंग बिग. सेकंड, द बैंक्स आर नाउ रेडी टू गिव दीज गाइज, जो पहले था नहीं, केस था नहीं. सो इट्स अ बिग थिंग विच इज हैपनिंग इन. सो बैंक. एक और पॉइंट है, सॉरी मैं बीच बीच में नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को आपकी ये सब बातों से निकलवाना भी है कुछ. तो बैड क्रेडिट साइकिल का जब हम लोग बात करते हैं तो PSU बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर में बदनाम थे, और सबसे ज़्यादा क्लीनिंग भी वहीं हुई है. तो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल PSU बैंक्स के अंदर में बनता है क्या कि अगर कैपिटल साइकिल वापस से आएगी तो PSU शुड लीड? I think the entire banks will do very very well. Banks is very very strong now as an industry. I don't invest too much. We have only invested in Canara Bank as a disclosure. Okay. But we don't invest too much of our money. See, as I said कि मेरा पैसा तब बनेगा अगर मेरा एलोकेशन सही हो जाएगा. सही है. और मेरा फोकस क्या है, कौन सा कंपनी लूँ जहाँ पे P एक्सपैंड ऐसा हो जाए जो लोगों ने सोचा ना हो. ठीक है, अभी PSU बैंक्स में अगर आप कैनरा की बात करते हो या SBI की बात करते हो या बॉब की बात करते हो, क्या उनको 4 का 5 का बुक वैल्यू मिल जाएगा? नहीं मिलेगा उनको. नहीं मिलेगा. उनको 2 का बुक वैल्यू मिल सकता है, 1.5 या 2 का बुक वैल्यू मिल सकता है. बट क्या आप सोचिए कि जो हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्या उनको 100 का P मिल सकता है? पॉसिबल है उनको 100 का P, जो आज आपको 20-30 का P मिलता है. सो मेरा प्राइस एक्सपेंशन जो इतना बड़ा हो जाएगा दैट मैं खुद नहीं बिलीव करूंगा उसमें कि इतना बड़ा हो जाएगा. बट यू आर राइट, एज अ प्रॉक्सी प्ले आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट टू वॉच आउट फॉर. दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एवरीवन थिंक्स कि बॉस इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा.
मैं आपको बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इन द टफेस्ट टाइम्स ना बी इन विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट हु हैज़ द कॉम्पिटेंसी। उनको मालूम है किस तरीके से धंधे को चलाना है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। यू लुक एट सम ऑफ द कंपनीज में कि आप BEL हुआ, HAL हुआ, Canara Metal हुआ, look at the gross margins for these companies for last 20 years. They have been within a range of 4-5%. 20-20 साल से। सो मैं तो सिर्फ क्या अभी लास्ट 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उसको 20-20 साल से उनको ग्रॉस मार्जिन एक रेंज में रखने आते हैं तो उनको धंधा चलाना आता है। और इन द टफेस्ट टाइम्स ना जो कंपनीज नहीं अच्छा करेंगी उसमें आपको क्यों रहना अगर PE भी सस्ता है तो। और क्योंकि उन कंपनीज को ही पता है कि किस तरीके से, बिकॉज इफ यू एंड मी आर वरीड अबाउट इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, यू थिंक अबाउट, वो तो यार कब से प्लान करके बैठे हैं इन सब चीज़ों के लिए। एंड दूसरा चीज़ अगेन मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ फोकस ओनली ऑन द टॉप लाइन। अगर टॉप लाइन 20-25% ग्रो कर रहा है ना, देन द मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ दिस छोटा मोटा 1-2% का ये सब कुछ चीज़ें। हाँ, बट फिर भी येस, मगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन इज़ एन इशू जो हम जो भी है बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ याद करा दूँ, 2003 और 2008 में सबसे बड़ा कैप गुड साइकिल चला था, दैट, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दैट और नॉट। विवेक, उस टाइम पे ना द इंटरेस्ट रेट्स वर एट द हाईएस्ट पॉइंट। यू कैन सी द मूवमेंट, even inflation. So if people think about that interest rate and inflation will derail the cap good manufacturing cycle, trust me, वो नहीं होने वाला, because it is very very simple. The credit growth, the opportunity size in this space is very 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 high compared to what we are thinking, and these are the companies which have so strong balance sheet कि इनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गया। लेकिन वो 2003 से 8 का जो पूरा साइकिल था, इन्फ्लेशन जो बढ़ा था, डिमांडेड इन्फ्लेशन था। अभी लास्ट 2 साल से देखेंगे तो इन्फ्लेशन इज मोर सप्लाई लेड, की सप्लाई नहीं है इसलिए चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो आपको लग रहा है ये शिफ्ट हो जाएगा, अब डिमांड जनरेट हो जाएगी? डिमांड जनरेट हो रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ डेटा, मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ। बट सी यू आर राइट कि डिमांड साइड पे पहले था, अभी सप्लाई साइड पे ये सारे का सारा है। बट आई थिंक ओके, इट्स वेरी इंडस्ट्री आई डोंट वांट टू जनरलाइज द कमेंट कि यार ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सम सेक्टर्स लाइक जो ग्लोबली रिलेटेड है, जैसे IT है या फार्मा है, उसमें उतना डिमांड नहीं है। ठीक है, कैप गुड्स में अगर आपको मैं नंबर्स दिखाता हूँ तो उसमें बहुत भयंकर डिमांड था। आपने इस बार वो ओपनिंग अप इकोनॉमी स्टॉक्स के रिजल्ट्स देखे होंगे सारे के सारे, उसमें यार 50-100% ग्रोथ आया। तो डिमांड तो है ना। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पे पोजीशन हो, किस तरीके से पोजीशन हो, वो ज़रूरी है। हाँ, एक और ना, मैं जो आई टेल यू दैट डेटा, बट एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है समझना, जब हम मैन्युफैक्चरिंग या कैप गुड सेक्टर की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार इंडिया ना में अगर स्टोरी शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग डोमेस्टिक ग्रोथ जो है ना इन कंपनीज का आता रहेगा। तो आई थिंक अभी भी मैं बहुत लोगों से जिनसे बात करता हूँ तो वो यही बात करता है कि हाँ, डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक में लगता है कि करंट बहुत बड़ा आएगा। बट आई थिंक 2 और बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक हो रही हैं, साइंस है उनके, और अगर वो कंटिन्यू रहेंगी आई थिंक देन इट इज़ अ ह्यूज बजूका। मतलब बजूका मैं बहुत ध्यान से ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फॉर द एंटायर कैप गुड सेक्टर्स इन इंडिया। पहला चीज़ है कि देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हैपनिंग बाय MNCs टू इंडियन कंपनीज। बहुत रेयर होता है ये, बहुत रेयर होता है। अभी MNCs बोल रही हैं कि जो मेरा टेक्नोलॉजी है मैं इंडियन काउंटर पार्ट को शिफ्ट करती हूँ, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग बास्केट कितना बड़ा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। सेकंड, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि वो लोग चाहते हैं अभी कि इंडिया एक्सपोर्ट हब बन जाए MNCs के लिए, जो पहले कभी नहीं हुआ है। मगर इफ यू वांट टू, मगर देयर आर कॉनकॉल्स में, मगर अगर आप कॉनकॉल्स देख रहे हो तो कॉनकॉल्स में मगर देयर आर सेवरल कंपनीज व्हिच हैज पॉइंटेड टू दिस, that there is a technology shift, there is this China plus factor, there is the export opportunity which is arising up. But and these are the companies, Vivek, you would love to listen to them. They are not smaller companies. आप ZF का कॉन्कॉल सुनिए। ZF क्या बोलते हैं? As part of its refresh India strategy, $38 billion, ZF Group plans to double its component sourcing from India to $2 billion as part of its China plus strategy to ensure reliable supplies. प्लीज़ ये एक वर्ड बहुत ज़रूरी है, मगर दीज आर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, दे डोंट चेंज इन 1 quarter। मगर अगर ये लोग सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, देन विच ट्यूब इन्वेस्टमेंट आई वाज रीडिंग द कॉन कॉल। तो वेलियन जी मगर इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड पर्सन, जिनका बहुत एनालिस्ट हुआ, बहुत इंडस्ट्री वाले सुनते हैं। ही इज सेइंग बॉस द सप्लाई चेन ऑफ द EV हैज़ टू शिफ्ट इन इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years। सो
एज आई सेड कि दिस इज अ बिग चेंज। अगर आप बोलोगे ये चेंज क्यों हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट जो जैसे RHI मैग्नेस्टिया ने किया, ZF कर रहा है, SKF इज टॉकिंग अबाउट, सो देर आर मेनी ऑफ दिस कंपनीज की ये बड़ा चेंज हो रहा है। सो डोंट बी मिस्टेकन कि ये जो सिर्फ डोमेस्टिक जो मैं आपको बोला 50 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है, बट अगर ये चीज़ टेक्नोलॉजी प्लस एक्सपोर्ट वाला हो गया तो बहुत बड़ा होगा। आपको मैं नंबर दिखाता हूँ, ये SKF, शेफलर और टिमकन है, ठीक है ना। अगेन नो स्टॉक स्पेसिफिक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये देखिए आप कि हाउ एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग फॉर दीज कंपनीज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगेन विच इज टेलिंग यू, सी एक वर्ड होता है, क्या था कि अगर अगर आप सोचिए, अगर एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, इंडिया में आ रहा है, विस्टोन इंडिया में आ रहा है, और दीज आर वेरी बिग प्लेयर्स, दीज आर नॉट स्मॉल प्लेयर्स। उन दो इकोसिस्टम, हाँ इकोसिस्टम जो होता है ना, अगर बन रहा है इंडिया में, अगर वो 2 लोग बड़े आ रहे हैं, 10 कंपनीज इनके पीछे आएंगी, बिकॉज उनको पता चल रहा है कि बॉस अगर ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, इनका काम अच्छी तरह से हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे से इनको हेल्प कर रही है, सारे के सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, ऑल दोज थिंग्स इंडिया में हो रही हैं, देन यू विल सी अ इकोसिस्टम डेवलपिंग अप इन इंडिया, जहाँ पे और होंगे। अभी आप देखिए SKF, टिमकन, शेफलर, एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी, उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। 7% से 13% SKF का हो गया, 11-12 से 12% इसका हो गया। ग्रोथ अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 143%, 73%, 89%, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है जो पहले ऑलमोस्ट फ्लैट था। सो दीज कंपनीज आर बिलीविंग कि बॉस एक्सपोर्ट इंडिया से करो करो करो, और अगर ये ट्रेंड चालू हो गया तो इसके पीछे 10 लोग और बोलेंगे कि बॉस इंडिया में जाके बैठो और यहाँ से एक्सपोर्ट करो, टेक्नोलॉजी यहाँ पे शिफ्ट करो। अगर वो हो गया तो ये 50 लाख का जो नंबर मैंने आपको बोला ना, 50 लाख करोड़ का, ये कितना हो जाएगा ये हमें भी समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था ना कि गवर्नमेंट बोल रही है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को, बॉस तुम इंडिया को यूज़ कर रहे हो, और अब जरा मैन्युफैक्चर यहाँ पर पूरा शिफ्ट करके यहीं से एक्सपोर्ट मारो, खाली इंडिया में बना के इंडिया को कंज्यूम कराने का जगह। तो आप जो बोल रहे थे, देखो मैं आपको बता रहा था, जो सेल्स ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का फॉर द एंटायर कैप गुड सेक्टर 47%। 47%, मैन दीज आर नॉट स्मॉल कंपनीज, ये छोटी कंपनीज नहीं है। भाई वरिंदा भाई, एक चीज़ है कि मतलब आई हैव बीन ट्रैकिंग यू एंड वी हैव बीन इंटरेक्टिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स नाउ, तो ये जो थीम है ना, ये आपने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर ली थी, टच वुड, ठीक है। तो क्या होता है कि एक जो वो थॉट प्रोसेस होती है, प्रीएम्प्टिवनेस जो होती है ना, कि ये हो जाएगा, तो मैं पहले आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये एक्चुअल में हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। दैट इज़ योर स्ट्रेंथ ऑफ डूइंग सो मच ऑफ डीप रिसर्च एंड आइडेंटिफाइंग इन द अर्ली स्टेज। नहीं बट मैं आज के रेट में ये ऑलरेडी सर अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं एज ए सेड कि आज भी अगर कैप गुड्स एज अ परसेंटेज ऑफ निफ्टी इट इज ओनली 3%, ओके, बट विच यूज्ड टू बी 7.5%। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर 50 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है, आज 2.25 लाख करोड़ का सेल्स है यार। सी हम लोग इस चीज़ में खो जाते हैं, आई एम टेलिंग यू। आप सी लास्ट साइकिल में देखो, मतलब आपको सी आप इस चार्ट को देखो जरूरी, ये ROC वाले चार्ट को देखो। ROC एज अ टोटल सेक्टर वेंट अप फ्रॉम 17% टू 35%। आज हम लोग 20% पे हैं दोस्त। सी टी मत देखो प्लीज, ROC देखो बस। ROC जब 40-50% जाएगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो जाएगा। ग्रॉस ब्लॉक अगर उन लोगों ने सर 30,000 करोड़ पे डाला है, कैप गुड कंपनी ने डाला है लास्ट 5 साल में, 30,000 करोड़ का मालूम है मतलब कितना बड़ा हो जाएगा। सो एज आई सेड, अगर अब आज भी 6.7% था, वी आर ओनली 2.5% यार। समझ गया। और आज देखिए, अगर ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी ना होता ना यार, तो मैं कभी भी इतना ना बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है ये देश के लिए एक पिवट है, चेंज है बड़ा। ये कभी 50-60 साल में नहीं, हमने नहीं सुना कि कोई भी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ध्यान दे रहा है जो पहले होता था। हम लोग हमेशा पहले सर्विसेज हुआ, एग्रीकल्चर हो, उसकी बात करते रहते थे। सो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग लेट हैं। मैं बोलूँगा कि हाँ, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करके एक बास्केट ले लेनी है। अगर आप बास्केट अप्रोच से काम करोगे तो आपका पैसा बनेगा। यू कांट गो इनटू वन कंपनी। उस बास्केट में अगर आपको 10% लगाने का है, 5% लगाने का है, 20% लगाने का है, या ओमकारा के स्टॉक्स में स्मॉल केस के थ्रू डालने का है, जिस तरीके से करने का है वो सब कर सकते हो। सर ये सीमेंस का देखो, सीमेंस का 2003-2008 में सेल्स 7 गुना बढ़ा था, 7 गुना। मार्केट कैप 16 गुना बढ़ा था। ROC 64% गया था। SKF का 19 टाइम्स मार्केट कैप ऊपर गया था, 19 टाइम्स, ठीक है। सेल्स 5 गुना गया था, 51% ROC गया था। थर्मेक्स 17 टाइम्स, मार्केट कैप 17 टाइम्स ऊपर गया था, सेल्स 9 टाइम। सर मैं वही बोल रहा हूँ, आधे लोग क्या करते हैं विवेक भाई, वो 10%, 20%, 50% बोलते हैं छोड़ दो। मैं बोल रहा कि अभी ये ट्रेंड है, ट्रेंड में तो आपको कितना पैसा बनेगा आपको पता नहीं चलेगा। समझ गया। सो ये जो कुछ भी है, अलग अलग कंपनीज हैं, मगर दीज कंपनीज हैव ग्रोन द वे एंड दे विल ग्रो।
बिकॉज अपॉर्चुनिटी साइज अभी यार अब मोदी जी हुए, जयशंकर जी हुए, पीयूष जी हुए, एवरीवन इज रनिंग आफ्टर एवरीवन इन द वर्ल्ड की बॉस इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो. आईफोन कमिंग इनटू इंडिया इज अ वेरी वेरी बिग थिंग यार. इट हैज नेवर हैपेंड. उसका पूरा इकोसिस्टम बनेगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आपका पर जीडीपी इनकम बढ़ेगा, सारे का सारा बढ़ेगा. आप वो सोचिए, ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो होता है ना इस सेक्टर का इतना बड़ा होता है दैट वी कैन इवन कंसीव कि यार ये कहाँ से 10 चीज़ें और बेनिफिट करेंगी. बरोबर. बट एज ए सेड कि अभी भी 500 लाख करोड़ की इकोनॉमी अगर हम बन जाते हैं जहाँ पे 100 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि 2.25 लाख करोड़ की टोटल सेल्स में कैप गुड्स का सेल्स है, आई थिंक इट इज़ नथिंग यार. आज कंपनीज आर 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ में कंपनीज मिल रही हैं. सो द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द कंपनीज इज वेरी वेरी स्मॉल. समझ गया. तो इसके लिए दोस्तों व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि प्रोसेस से अर्ली आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है. इट इज़ लाइक अ कांस्टेंट प्रोसेस. और किसी भी जर्नी के किसी भी स्टेज पे आप चढ़ सकते हैं, बिकॉज आपको तो पता है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है. तो अगर आप बीच में भी ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली बॉम्बे तो आप पहुंच ही जाएंगे. सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. नो लास्ट थिंग आई आल्सो वांट टू पॉइंट जस्ट लास्ट 1 सेकंड कि कैपेक्स साइकिल को खेलने के बहुत तरीके हैं. जैसे आपने बोला बैंक्स जो है एक तरीका है, ठीक है. सो देयर आर मेनी वेज टू प्ले द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल. और जब हम कैप गुड्स की बात करते हैं तो प्लीज डोंट मिस्टेक अस कि मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ कैप गुड्स आता है, ठीक है ना. वो हम इंडस्ट्रियल मशीनरी पे थोड़े से ज़्यादा फोकस्ड हैं. कंज्यूमेबल जहाँ जिसको मैं FMIG बोलता हूँ, फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स बोलता हूँ. बट देयर आर मेनी वेज टू प्ले दैट सेक्टर. जैसे मैंने अगली साइड आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग में परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है. सो आगे जाके चाहे फार्मा हुआ, केमिकल्स हुआ, टेक्सटाइल्स हुआ, बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जो आएंगे हमारे रडार पे. हम अभी कैप गुड्स पे हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं. बट अगर ये इतना बड़ा सेक्टर हो जाता है तो आगे जाके आपको सब की सब कंपनीज में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखेगा आगे जाके सारे का सारा. सो यू चूज योर विच एवर सेक्टर्स यू वांट टू चूज फॉर. अवर फोकस इज ऑन दोज कंपनीज जो हमारे पास है. बट आई थिंक इफ इट हैपेंस देन द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग बास्केट विल बेनिफिट अ लॉट. सही है. और बास्केट से याद आया कि ओमकारा का एक बास्केट है स्मॉल केस के अंदर में. तो हमने वरिंदर साहब को बोला कि आप हमारे स्टॉकेज में भी उसको होस्ट कीजिए. सो ही हैज़ एग्रीड. तो बहुत जल्द स्टॉकेज में भी आपके इनके जो स्मॉल केसेस है वो मिलेंगे. Yes, और इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा ताकि आपको अगर ये थीम पे इन्वेस्ट करना है, और भी बहुत सारे थीम पे ओमकारा काम कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे हमारे जो सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स उनको हम देते रहें. तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए. 100% सर. बट मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हूँ विवेक भाई, कहने की जरूरत नहीं है. बट मैं देखिए पैसा जो है वो बिलीफ से बनता है. हमें लगता है कि हम मुझे बहुत कई बार आश्चर्य होता है कि जिससे भी बात करते हैं उनको लगता है यार कि हमें इंडिया में बैठे, बॉम्बे में बैठे, कलकत्ता में बैठे हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि पुतिन क्या करेगा, जेलेंस्की क्या करेगा, या पावेल क्या करेगा, बाइडेन क्या करेगा, या इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन. मगर एक स्टॉक लेने से पहले हमें ऐसा लगता है कि हमें सबकी जन्मपत्री मिलनी चाहिए. तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों. अगर कोई सोचता है कि यार मगर कुछ भी करने से पहले, बिकॉज मैंने देखा कि हर किसी के पास 50, 10, 20, 30 क्वेश्चन होते हैं हर चीज़ के. डोंट, मगर दैट इज नॉट द वे टू इन्वेस्ट. वन, इफ यू आर बुलिश ऑन इंडिया, पहले तो वो एक बड़ा हाइपोथेसिस है. अगर आप बोलते हो कि बस ये देश ग्रो करेगा, देन उसमें से यू चूज योर बास्केट हुआ, सेक्टर हुआ जो उसको लेके जाएगा. शायद आपके लिए बैंकिंग हो सकता है, शायद मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, शायद आपके लिए किसी और के लिए फार्मा, IT कुछ हो सकता है. उसमें आप एक अच्छा एलोकेशन करके रखोगे, अच्छी कंपनीज में रखोगे, देन आप आगे पैसा बहुत बनाओगे. वी बिलीव इन साइकिल, सो दैट इज वाई वी आर फोकस हियर ऑन मैन्युफैक्चरिंग. बट वो बिलीफ बहुत ज़रूरी है कि वो डेटा बैक्ड बिलीफ होना चाहिए. जैसे मैं बोला कि 50 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी, वो डेटा बैक्ड बिलीफ है. नंबर दिख रहे हैं, कॉल सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस एक चीज़ से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी शिफ्ट इंडिया में MNCs यहाँ कर रही हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ से. तो वो हमारे पास एक डेटा प्रोसेस है, इसलिए हम इस सेक्टर पे बैठे हैं. हम ये नहीं कर रहे कि इसी में पैसा लगाओ. येस, दिस इज अवर बिलीफ इन दिस सेक्टर. बट आपको अगर पैसा बनाना है तो यू हैव टू हैव अ गुड एलोकेशन इन दो सेक्टर्स वे यू बिलीव कि बॉस देश आगे बढ़ेगा तो ये सेक्टर और ये लीडर आगे इसको लेके जाएगा. बरोबर. और गलतियां कम करो प्लीज, मोर इम्पोर्टेंट, गलतियां कम करो. जहां पे आपने गलतियां की, जहां पे वो छोटा छोटा उंगली किया, वहां पे पैसा किया. परफेक्ट. तो राकेश जी अभी कुछ दिन पहले ही गए तो बिग बुल, उन्होंने एक बुल तैयार कर दिया. नहीं सर, नहीं. इसलिए हमने ये बुल रखा आपके सामने कि ही इज बुल इंडिया, बुल रहना भी चाहिए. उनके पास देखो, ही ऑलवेज ही हैड दैट बिलीफ एंड कन्विक्शन ना
विच बहुत लोग नहीं थे। स्टॉक 50% नीचे जाता है ना तो सबकी उतर जाती है, बट उसी कन्विक्शन पे उसी चीज़ को 10 बार और लेना वो है। सी आज आपने राकेश जी का बात किया तो मैं वैसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सी उनके 30-35 स्टॉक्स में कम से कम 10 या 15 कचरा स्टॉक्स होंगे जो कोई ज़्यादा बात नहीं करता। ठीक है, उन्होंने मंडाना भी किया था, पीपा शिपयार्ड भी किया था, देवान हाउसिंग भी होगा, बहुत ऐसे स्टॉक्स होंगे वहाँ पे होंगे। एंड ही न्यू कि हाँ भी चलो उसमें क्या है, बट ही अंडरस्टूड एलोकेशन किसको बोलते हैं। तो आज अगर उनको कोई याद करता है तो टाइटन के नाम से याद करता है, लुपिन के नाम से याद करते हैं, क्रिसिल के नाम से याद करता है, टाटा मोटर चलो अभी हुआ रिसेंट है, बट उनको याद करता है उनको। सी ही वाज स्मार्ट इनफ कि मुझे जो अच्छे विनर्स हैं उसको हिलाना नहीं है और उसको लेके जाना अपने साथ में। तो 20-20 साल तक वो बैठे रहे उन कंपनी से, 20-20 साल तक बैठे रहे और उन्होंने ऊपर बढ़ती हुई चीज को भी लिया। सो डबल अप किया, ऊपर जाते भी किया। वीएसटी इंडस्ट्रीज, राधाकिशन तमानी जी 100 गुना हो जाता है फिर भी लेते हैं उसको। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू थिंक यार मेरा स्टॉक डबल हो गया, मैं ले लेता हूँ। सब बोलते हैं नहीं, बेच देता हूँ। सो विनर्स को कभी हिलाना नहीं चाहिए। अगर वो बड़ा अपॉर्चुनिटी 10 साल का अपॉर्चुनिटी है तो उसमें आपको बड़ा करना चाहिए। आपको कचरा मिलेगा, हर किसी पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ कचरा होगा, बट उसका एलोकेशन अगर ज़्यादा हो गया ना तो वो आपको मार के चला जाएगा। बरोबर है। ग्रेट, थैंक यू वीरेंद्र भाई, बहुत मजा आया। ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए, और कोशिश कीजिएगा इसको शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ में, क्योंकि देखिए बांटने से ही मिलता है, ये ध्यान रखिए। तो जितने लोगों को एम्पावर करेंगे उतना आप ही को कर्मा मिलेगा, आप ही को फायदा होगा। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।